Vijay, what is going on in Nepal? This is a clear color revolution orchestrated by the United States. The police officer जिसने ये ऑर्डर दिया शूट करने को, उनका फैमिली यूएस में है. एक रिंग ऑफ थॉर्न्स बनाया जा रहा है भारत के आजू बाजू कि यूएस बोलता रहता है until now इंडिया एंड द यूएस हैव a lot of shared values and अभी इनका पॉलिसी है कंटेनमेंट का, भारत को कंटेन करना है. So how does it make sense? Until these major core issues are resolved, भारत और चीन दोस्त नहीं बन सकते. So the US knows this. मालूम पड़ जाएगा कुछ दिनों में कि कौन नया प्रधानमंत्री बनता है नेपाल, एंड इट विल बी अ यूएस एसेट. ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर बंद करना पड़े. Do you think our country is at threat? If you look at KP Sharma ji's track record, he has been very pro China. भारत में हो सकता है क्या? अब बिल्कुल हो सकता है. Is there any hope for the youth of Nepal? तो हमें अभी क्या करना है? We have to Welcome Abhijit ji. Thank you once again for being on the show. It is always a pleasure speaking with you and to get to know your opinion. Thank you so much for having me. Always a pleasure speaking to you, sir. Vijay ji, what is going on in Nepal? आपका रीडिंग क्या है इसका? How do you see it happening? Apart from the obvious. देखिए, फर्स्ट आई मीन it's been going on for 2-3 days now, and first couple of days I was very quiet. मुझे पता नहीं क्या चल रहा है. Okay, there is all this Gen Z apparently revolt happening on the streets of Nepal, and when you don't know what's happening, you keep quiet about it. You don't start doing knee-jerk reactions like everyone does. तो मैं 2 दिन चुप रहा. I was just trying to observe the patterns. अब मुझे पैटर्न बहुत क्लियरली दिख रहे हैं. दिस इज अ क्लियर कलर रेवोल्यूशन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. नो क्वेश्चन What? अबाउट इट. क्योंकि देखिए क्या हुआ शुरुआत में. इट ऑल स्टार्टेड विद दिस सोशल मीडिया बैन, राइट. नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया क्योंकि नेपाल के जो स्टूडेंट्स थे वो नेपालीज जो पॉलिटिशियंस है उनके उनकी सारी पोल खोल रहे थे सोशल मीडिया पे. उनका फैमिली कैसे फॉरेन में बसा हुआ है एंड व्हाट काइंड ऑफ लग्जरियस लाइफस्टाइल दे आर लिविंग, ऑल दैट. तो इसके रिस्पांस में नेपालीज पॉलिटिशियंस ने, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन कर दिया. और उसके रिस्पांस में स्टूडेंट्स बहुत गुस्सा हो गए एंड दे वेंट ऑन द स्ट्रीट्स, ये कहा जाता है हमें. अब दूसरा क्रोनोलॉजी देखते हैं. आई थिंक 5 सितंबर को श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू टू रशिया एंड चाइना. उन्होंने ऐसा पोस्ट किया था अपने ट्रूथ सोशल पे. और 6 तारीख को नेक्स्ट डे ये शुरू हो गया. एंड इनिशियली ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ऐसा कहा गया. मीडिया ने कहा कि ये जेन जी रिवोल्ट है. जेन जी बच्चे हैं सब, स्कूल के, कॉलेज के, और ये एंटी करप्शन रिवोल्ट है. ये करप्शन के विरुद्ध में कर रहे हैं सब कुछ. अगर भैया आप लोग करप्शन के विरुद्ध में ये प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपने पशुपतिनाथ टेम्पल को क्यों अटैक किया? व्हाट इज द नीड फॉर दैट? इसमें पशुपतिनाथ टेम्पल का क्या हाल है, क्या 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 रोल है करप्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली आपने सुप्रीम कोर्ट जला दिया. आपने बहुत कुछ, बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया. अगर आप एंटी करप्शन आंदोलन कर रहे हो तो आप तो करप्शन से भी ज्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हो, राइट? सो क्या हुआ कि इनिशियली ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट्स ने किया शुरू. ओके, इट वाज अ स्मॉल स्टूडेंट प्रोटेस्ट टू सम लेवल, मे बी लार्जर. फिर इट हैपेंड कि कुछ स्टूडेंट्स को किसी ने शूट कर दिया, पुलिस वालों ने अपेरेंटली. और ऐसा कहा जा रहा है कि द पुलिस ऑफिसर जिसने ये ऑर्डर दिया शूट करने को, उनका फैमिली यूएस में है और वो भी यूएस जाते रहते हैं. तो ये देखिए, यूरो मैदान जब रेवोल्यूशन हुआ था 2014 में कीव में, तब इनिशियली एक पीसफुल प्रोटेस्ट था. फिर कुछ लोग शूट हो गए, और शूट होने से क्या होता है कि पूरा पॉपुलेशन गुस्सा हो जाता है. the whole population will start revolting कि भाई this cause seems to be legitimate, इसीलिए गवर्नमेंट इनको मार रहे हैं. तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो यहाँ नेपाल में भी ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स को शूट कर दिया पुलिस ने, और फिर पूरा पॉपुलेशन गुस्सा हो गया क्योंकि भाई बच्चों को क्यों मार रहे हो आप? बच्चे कैन बी राइट, बच्चे कैन बी रॉन्ग, बट यू डोंट शूट बच्चे, राइट? तो उसके बाद पूरा और गुस्सा हो गया पॉपुलेशन. और फिर ये जो आंदोलन है नेपाल में, जेन जी आंदोलन, उसको अपॉर्चुनिस्टिक फोर्सेस ने हाईजैक कर दिया. और उसके बाद ये सब हुआ कि इन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल को अटैक किया, दूसरे भी कुछ टेम्पल्स को अटैक किया. पशुपतिनाथ टेम्पल में जो अटैक हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट तो हुआ है. उसके बाद दूसरे टेम्पल्स को अटैक किया. और फिर ये आप बहुत जल्दी केपी ओली जी चले गए रिजाइन करके, और फिर दूसरे पॉलिटिशियंस को लिंच किया, उनके घर जला दिए, और पता नहीं क्या क्या हुआ. डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों करते हो? आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज
things are unlocked when you understand personality. Psychometric psychology बहुत एडवांस हो चुकी है. दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनालिटी टेस्ट है बिग 5. ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग फॉर फ्री. वी हैव डिसाइडेड टू distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. तो हुआ क्या है कि इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ जेन जी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट. उसके बाद जो अपॉर्चुनिस्टिक फोर्सेस होती है, जो हु वेट फॉर सच थिंग्स, दे केम इनटू द पिक्चर और उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट हाईजैक कर दिया. एक बार थोड़ी सी हिंसा हो गई, फिर पूरा केओस फैलता है और फिर यू डोंट नो हु इज डूइंग व्हाट. ये बात है. तो अभी इसमें हमें दिख रहा है कि कुछ बड़े-बड़े यू नो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस है, जो जो बूढ़े पॉलिटिशियंस है, वृद्ध पॉलिटिशियंस है, जैसे कि केपी शर्मा ओली और देवबा और जो भी प्रचंड है, ये सब अभी इनको शायद पिक्चर से निकाला जा रहा है और कुछ नए पॉलिटिशियंस को लाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल क्या नाम है इसका, रवि लामीछा ने, जो जो एक पहले न्यूज़ एंकर हुआ करते थे और फिर प्रचंड की कैबिनेट में वो मेंबर थे. वो एक्चुअली यूएस सिटीजन थे और उस समय वो नेपालीज मिनिस्टर भी थे. तो ये एक नाम है. और दूसरा कौन है, ये बालेन शाह, जो काठमांडू के मेयर है. बालेन शाह इज अ वेरी एंटी इंडिया गाय. वो पहले चाइना के साथ भी खेल चुके हैं, अब यूएस के साथ खेल रहे हैं. वो यूएस के एम्बेसडर से मिलते हैं और उनके साथ कुछ अग्रीमेंट्स होते हुए हैं. वो है. फिर ये हामी नेपाल नाम का एनजीओ है, जिसमें सुदान गुरुंग नाम का एक एक्टिविस्ट है, जो ही इज नॉट अ जेंजी गाय, ही इज इन हिज 30s, सो ही इज रनिंग दैट. और ये जो एनजीओ है, इसके बहुत सारे फंडिंग सोर्सेज है जो बाहर से आते हैं, पश्चिम से आते हैं. सो अभी पैटर्न क्लियर दिख रहा है कि दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड. अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, बिग पिक्चर देखे तो भारतीय सबकॉन्टिनेंट जो है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेशन ऑब्वियसली भारत है. और हम पहले बात करते थे चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में. चाइना का पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को, इंडिया को पूरा एनसर्कल करने का. अभी देखिए एक रिंग ऑफ थॉर्न्स बनाया जा रहा है भारत के आजू बाजू. 2022 में वेस्ट पाकिस्तान में एक रेजिम चेंज हुआ. इमरान खान जो प्रो चाइना थे उनको निकाल दिया गया और एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आ गई. उसके बाद 2024 में ईस्ट पाकिस्तान में एक फिर से रेजिम चेंज हुआ. जो शेख हसीना थी उनको निकाल दिया गया और ये मोहम्मद यूनूस और मिलिट्री गवर्नमेंट आ गया. अब नेपाल में किया जा रहा है. सो एवरीवेयर आपको एक यूएस एसेट बनाया जा रहा है, आपको एक यूएस वसाल गवर्नमेंट बनाई जा रही है, विच विल ऑल एनसर्कल इंडिया. बाद में पता नहीं श्रीलंका, मालदीव का भी खेल खेलेंगे ये. सो एसेंशियली इंडिया को एनसर्कल करना है. और यूएस का देखिए, यूएस बोलता रहता है अंटिल नाउ कि इंडिया एंड द यूएस हैव लॉट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड वेरी गुड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड द इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ब्ला 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 ब्ला. अभी इनका पॉलिसी है कंटेनमेंट का. भारत को कंटेन करना है क्योंकि भारत का जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है और अगर इसको जारी रहने दिया नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तो भारत 10-15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी. एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूएस, क्योंकि भारत में जितने भी प्रॉब्लम्स, वी नो वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड इंडिया, इंटरनल प्रॉब्लम्स, फिर भी हम ये 10-15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे एंड वी विल बी द नेक्स्ट चाइना. सो ये ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं. वो अभी से एक्शन लेना चाहते हैं टू हैम्पर इंडियाज ग्रोथ एंड टू क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड इंडिया, ताकि इंडिया का जो पोटेंशियल है वो कभी फुल्ली रियलाइज नहीं हो. तो इसके लिए ये पूरे असेट्स बनाए जा रहे हैं अराउंड इंडिया और फिर बाद में दे विल आल्सो वेपनाइज एसेट्स विद इन इंडिया. वो भी काम चालू है. तो ये सिचुएशन है. तो नेपाल में जो हो रहा है, इट इज अ क्लियर क्लासिक कलर रेवोल्यूशन टेम्पलेट, स्टार्टिंग विद सम रैंडम प्रोटेस्ट. देखिए, हर देश में कुछ न कुछ डिससैटिस्फैक्शन होता है. यूएस में भी है, हर देश में ये होता है. पीपल आर डिससैटिस्फाइड विद समथिंग और द अदर. कुछ राष्ट्रों में ज्यादा होता है, कुछ राष्ट्रों में बहुत करप्शन होता है, कुछ राष्ट्रों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो यू स्टार्ट by taking one of the problems, you have some actual आंदोलन happening which can also be incited by you, some student आंदोलन. उसके बाद आप अपने लोगों को इसमें डाल दीजिए, उस आंदोलन को हाईजैक कर देंगे and that's what happens. अभी भारत और नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्चुअली अच्छा नहीं रहा है लास्ट 20-30 ईयर्स. ऐसा कहा गया है, कौन थे, श्री दुलत थे शायद, जो रॉ के हेड थे, उन्होंने रिवील किया था कि 1990s में जो माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई थी, माओइस्ट टेररिज्म हुआ था नेपाल में, उसको
उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया था, और इसका परिणाम ये हुआ था कि नेपाल में रेजिम चेंज हो गया, मोनार्की हट गई, पूरा जो रॉयल फैमिली है उसको उसको नष्ट कर दिया गया, और फिर ये प्रचंड और ये सब जो माओइस्ट टेररिस्ट थे, ये सब पॉलिटिशियंस बन गए अब, और लीडर्स बन गए। और उन्होंने वादा किया था पब्लिक से कि भाई आपका जो मोनार्की है, ये जो हिंदू राष्ट्र है आपका, बहुत करप्ट है, हम सब कुछ साफ कर देंगे, एंड वी विल गिव यू अ प्रॉपर पीपल्स गवर्नमेंट। अभी दे एंडेड अप बीइंग इवन मोर करप्ट, राइट, देन व्हाट वाज अलेजेड। तो अभी शायद इसीलिए जो नेपाल का पब्लिक है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई ये सब जो रिवॉल्विंग डोर लीडरशिप नेपाल में है, वो कुछ करते नहीं है देश के लिए, अपने फैमिलीज को एनरिच करते हैं। सो मे बी देयर वाज अ जेन्युइन कॉज फॉर द प्रोटेस्ट, लेकिन इट हैज बीन हाईजैक्ड। पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हाईजैक करा है अमेरिका ने, और इंडिया को कंटेनमेंट के चक्कर में उनको एक और कीमत देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली इंडिया और चाइना आपस में अलायंस बनाएंगे, इस चीज को कंटेन करना दोनों के इंटरेस्ट में रहेगा। तो हाउ डज इट मेक सेंस कि अमेरिका ऐसा एक अपहीवल क्रिएट कर दे जिससे उसके दो सबसे बड़े पोटेंशियल फ्यूचर एनिमीज आपस में दोस्ती बन जाए? देखिए, दोस्त बनना, इट इज वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम बीइंग दोस्त। देखिए, भारत और चीन में अभी एज यू कैन सी कि बहुत बहुत सालों से बहुत ये कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन चल रहा था, आफ्टर गालवान क्लैश एंड ऑल दैट, जिसमें सोल्जर्स मरे दोनों साइड पे। उसके बाद अभी रिसेंटली, अभी लास्ट मंथ ही, लास्ट लास्ट 2-3 वीक्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी चाइना में मिले, और श्री पुतिन भी थे। सो यू कैन सी दैट देर आर साइंस ऑफ अ चेंज इन द रिलेशनशिप। लेकिन भारत और चाइना के बीच में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। चाइना हैज steadfastly refused to demarcate the border, the India Tibet border, and that is a major problem, right? अगर ये border demarcated नहीं होगी तो बाद में in the future you may have more clashes because they are not willing to demarcate the border. So China का attitude ये रहा है कि they will not demarcate the border to keep the pressure on India. So until these major core issues are resolved, भारत और चीन दोस्त नहीं बन सकते। We can work together in certain areas, issue based cooperation and so on, but alliance नहीं हो सकती है, दोस्ती नहीं हो सकती है। So the US knows this, because of the major unresolved issues between India and China, these two nations can never really properly align. So they want to weaponize Nepal now. देखिए, यूएस के पास कौन से एसेट्स है? वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश हुआ करता था, इट्स अगेन आफ्टर शेख हसीनाज आउस्टर, इट इज अगेन ईस्ट पाकिस्तान, दैट्स हाउ आई सी इट, ठीक है। और फिर नेपाल अभी आ गया उनके हाथ में, कुछ दिनों में अब मालूम पड़ जाएगा, कुछ दिनों में, कि कौन नया प्रधानमंत्री बनता है नेपाल में, एंड इट विल बी अ यूएस एसेट, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, नेपाल, अभी ये अभी श्री ट्रम्प इज पर्सनली इन्वेस्टेड इन वेस्ट पाकिस्तान। उनके उनके बहुत सा उनके जो कंपनीज है, जो उनके पुत्र, जो 2-3 पुत्र है वो रन करते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान ऑयल एंड गैस सेक्टर, इन मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स, आल्सो क्रिप्टो करेंसी। तो वो ही इज टोटली प्रो पाकिस्तान नाउ। सो अगर भारत को डिस्टेबलाइज करना है, अगर भारत का ग्रोथ रुकाना है, तो उनके पास अभी कितने ऑप्शन आ गए। वेस्ट पाकिस्तान के साथ आप युद्ध करा सकते हो, बिकॉज अभी अभी रिसेंटली यूएस ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जा रहे हैं पाकिस्तान, दे आर लैंडिंग इन नूर खान एयरबेस। सो मे बी दे आर सप्लाइंग पाकिस्तान विद वेपन्स और वॉट एवर, क्योंकि पाकिस्तान के काफी सारे वेपन्स नष्ट हुए थे। सो अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया, देन यू कैन टर्न पाकिस्तान इनटू भारत का यूक्रेन। अगर नेपाल और भारत का आप कुछ भी, लेट्स से नेपाल नाउ स्टार्ट्स क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी, कहते हैं कि वो कहेंगे कि देखिए वी वांट ग्रेटर नेपाल, और दे कैन मेक द एलिगेशन कि भारत ने हमारा कुछ टेरिटरी हड़प लिया है, वी वांट इट बैक। सो दे कैन स्टार्ट डिस्टेबलाइजिंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर। इंडिया और नेपाल, भारत और नेपाल का बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है डिस्पाइट द रीसेंट प्रॉब्लम्स 10-20-30 years, क्योंकि वी हैव एन ओपन बॉर्डर विद नेपाल, वी ट्रीट द नेपाली सिटीजंस एज आवर ओन सिटीजंस ऑलमोस्ट, they are the only country who have the privilege to serve in the Indian armed forces. लेकिन अभी अगर ये सिचुएशन पूरा बदल दिया, they can even infiltrate the Indian army with that and create all kinds of problems. So maybe ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर बंद करना पड़े। So all kinds of problems can be created for India by having all these assets. और अभी ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे भी हमारे दुश्मन है, अभी उनको हमारे दुश्मन बना के तरह पोजीशन किया जा रहा है। बांग्लादेश के फोर्सेस अपेरेंटली यूक्रेन में जाके लड़ने वाले हैं, so they will get training, they will get experience, and that can be weaponized against India. So भारत के आजू बाजू पूरा ये जो एक रिंग ऑफ थॉर्न्स बना रही हैं, and India and China
जब तक अपने जो कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अच्छी प्रॉपर दोस्ती नहीं हो सकती है. सो दैट्स द इशू. जहां से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, सोशल मीडिया, आपके कहने के मुताबिक इट वाज एन ऑर्गेनिक इरप्शन जो कि हुआ. क्या आपको उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी लगती है? क्योंकि मुझे लगता है आज की डेट में हमने अरब स्प्रिंग देखी, हमने बाकी रिवोल्ट देखी, हमने श्रीलंका में अपीबल देखा, हमने बांग्लादेश में देखा. अरब स्प्रिंग से स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड कि सोशल मीडिया डिसरप्ट करो, और सोशल मीडिया बिकम्स अ एक्सप्लोसिव केग जो फटता है और उसके बाद सब कुछ एक्सप्लोड ही कर देता है, पूरा सिविल अनरेस्ट की तरफ ले जाता है. पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तब से और अब में ये फर्क है कि हम सब लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुके हैं. वी आर ऑल एडिक्टेड, पर्टिकुलरली जेन जी. किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने का सबसे आसान तरीका, मुझे तो ऐसे लगता है कि एक बार उनके सोशल मीडिया हटा दो. ऑल इट टेक्स इज वन साइबर अटैक. इफ यू टेक द ड्रग अवे फ्रॉम द ड्रग एडिक्ट, and if there are millions of them, they will all come down to the streets the very same day, the very same time. Civil unrest on demand. क्या आपको लगता है ये वेपनाइज हुआ है यहाँ पे? That's one part of the question. The other part is, do you think our country is at threat somehow directly from something like this? अगर इस टाइप का कुछ इंजीनियर करा जा सकता है, और अगर आपकी बात करेक्ट है और अमेरिका डेलिबरेटली और कॉन्शियसली कंस्पिरेसी करना चाहता है इंडिया को कंटेन करने के लिए, तो इससे बढ़िया तरीका क्या मिलेगा उसको? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया इज अ वेपन. इट इज समथिंग. देखिए, सोशल मीडिया ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है एक्चुअली. सोशल मीडिया के आने से पहले क्या हुआ करता था? ऑर्कुट हुआ करता था, और बाद में फेसबुक आया, और फिर बाद में ट्विटर आया, एंड सो ऑन. इसके पहले इंडियंस वेर नॉट इन टच विद ईच अदर. अगर आप मुंबई में रहते हो या फिर आप दिल्ली में रहते हो, आपको कुछ आइडिया नहीं कि कोची में क्या हो रहा है, या फिर गुवाहाटी में क्या हो रहा है, या फिर कटक में क्या हो रहा है. नोबडी हैड एनी अंडरस्टैंडिंग. और भारत के लोग जानते भी नहीं थे कि भाई एक नॉर्थ ईस्ट नाम की जगह है जहाँ पे लोग कुछ अलग दिखते हैं. पीपल हैड नो अंडरस्टैंडिंग. टुडे एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड. यू कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी एनी टाइम यू वांट, एंड ओपनली. सो सोशल मीडिया ने भारत को पहली बार 1000 वर्षों के बाद यूनाइट किया है, right? But the problem is that these platforms are foreign platforms, and they can be weaponized against us. जैसे आपने कहा कि जितने भी कलर revolutions होते हैं, they are all mobilized through social media. Social media acts as a force multiplier. It acts as something that organizes the people who are protesting, and so much more. आप कुछ हैशटैग को ट्रेंड कर दो. वेरी इजी टू डू इट. इफ यू हैव लाइक टू 50 पीपल, एंड यू कैन क्रिएट अ होल नैरेटिव. यू कैन रन नैरेटिव्स एवरी डे इफ यू वांट, राइट? सो हाँ, बट नाउ आई मीन द वियर्ड पार्ट इज, पहले तो सोशल मीडिया वाज यूज्ड टू प्रोपेगेट इट. अब आपको कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया ले लो बस. या वन साइबर अटैक इज ऑल इट वुड टेक. एंड जी, सो सोशल मीडिया का ये रोल है. इट कैन डू ऑल दिस. सो इफ यू वांट टू स्टॉप एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, यू कैन किल सोशल मीडिया. आप सोशल मीडिया को बैन कर दो. आप सोशल मीडिया के आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोल दो कि ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भारत में जिस भी राष्ट्र में आप की बात कर रहे हो वहाँ पे लेट्स से 1 वीक के लिए बंद कर दो या व्हाटएवर. सो इट विल इमीडिएटली स्टॉप द प्रॉब्लम. नो क्वेश्चन अबाउट इट, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सब हो रहा है. So then the question arises कि भाई सोशल मीडिया को वेपनाइज किया क्या नेपाल में? एंड वी नो, जैसे आपने कहा कि जेन जी इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया. दिन भर वो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स बिल्स जो भी है. तो अगर नेपालीज गवर्नमेंट, केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, where they actually trying to incite the problem, क्योंकि Gen Z will become frustrated. That's also a possibility because केपी शर्मा ओली तो भाग गए. He has escaped. उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स थे उनको बहुत सारा नुकसान सहना पड़ा है. So it is possible that maybe even KP Sharma Oli was involved in this. It's possible. See, he has always, if you look at KP Sharma ji's track record, he has acted as a foreign agent. He has been very pro-China. And maybe, see, if you are acting on behalf of a foreign country, it means that at the right price, you will act for somebody else also. So it's also possible that maybe he has set the spark and left so that this can happen. नाउ आपका प्रश्न है कि भारत में हो सकता है क्या? अब बिल्कुल हो सकता है. देखिए, भारत ऐसा राष्ट्र है जहां पर एक मिलिट्री कू नहीं हो सकता. Because of the peculiarities and specifics of the nation, military coup can never succeed in India. It's impossible. Try करो तो भी नहीं हो सकता है. लेकिन regime change operation is not a military coup. Regime change operation can happen. If all the groundwork is done, it will take a lot of groundwork to make a regime change operation happen in India. I think इसका प्रयत्न हुआ है पहले.
2019 में जो दिल्ली राइट्स हुए थे, जो जो कौन सा रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ था, भारत का फ्लैग निकाल दिया और किसी किसी और चीज़ का फ्लैग डाल दिया कुछ कुछ टेररिस्ट लोगों ने। सो दैट दिस वाज एन अटेम्प्ट। और जो भी ये सब कर रहा था वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट विल यूज फोर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। अगर हमने फोर्स यूज किया देन इट कैन बी पोर्ट्रेट दैट देयर प्रोटेस्ट वाज जस्टिफाइड बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट इज स्कैर्ड। और अगर फोर्स यूज किया और कुछ कुछ लोगों का इंजरीज हुई या किसी की मृत्यु हुई तो आप फिर इसको वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड कर सकते हो। और इस उस समय लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हुए थे कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं इसको स्टॉप करने के लिए। बट दैट एक्चुअली कंटेन द होल इश्यू। अगर उस समय भारत की गवर्नमेंट मोदी जी ने कहा होता था आर्मी को या पुलिस को क्या इनको अटैक कीजिए, इनको लाठीचार्ज कीजिए या फिर व्हाटएवर, तो देन इट वुड हैव स्प्रेड मच फर्दर। सो ये जो सिचुएशन हुआ था दिल्ली में, जो शाहीन बाग थिंग एंड दिल्ली रायट्स एंड ऑल दैट स्टफ, आई थिंक दिस वाज अ ड्रेस रिहर्सल फॉर अ फ्यूचर रेजिम चेंज ऑपरेशन। अभी क्या हो सकता है, देखिए अभी रेजिम चेंज कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएस का बहुत ही अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेबुक है। पहले क्या करेंगे वो कि वो सब नेशनल डिप्लोमेसी करेंगे। जनरली डिप्लोमेसी नेशन टू नेशन होनी चाहिए, हेड टू हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। लेकिन ये अपने कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज के थ्रू क्या करेंगे कि स्टेट के कुछ कुछ स्टेट्स के गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेंगे और उनके साथ जो वन टू वन रिलेशनशिप बना देंगे, स्पेशली स्टेट्स वेयर you could hypothetically have opposition led governments, that sort of thing. So उसके थ्रू ये क्या करेंगे कि they will create all kinds of फ्रेगमेंटेशन इन सोसाइटी। जो सोसाइटी में ऑलरेडी जो जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे फिशर्स छोड़ दिए सोसाइटी में, दे क्रिएटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिविजन्स और उन डिविजन्स को अभी और वाइडन करेंगे ये। ठीक है, दैट इज नंबर वन। सेकेंडली क्या करेंगे कि कुछ मीडिया हाउसेस को अपने पेरोल पर डाल देंगे। कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे एनजीओज को ये फंड करेंगे। एनजीओज हर स्टेट को ये अलग से देखते हैं, हर स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एनजीओ बनाएंगे। और एनजीओ का ऑफिशियल रोल क्या होगा, स्टेटेड रोल, कि वी आर फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर क्या करेंगे कि एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। अगर आप आईआईटीज में देखेंगे, आईआईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है, वहां पर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स है, वहां पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स है। भाई सोशियोलॉजी की क्या जरूरत है आईआईटी में, बट हमारी गवर्नमेंट ही इसको इस चीज को होने दे रही है। सो ये जो आईआईटीज में जो जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स है, वहां पे आप देखिए उनके जो प्रोफेसर है वो किस प्रकार का रिसर्च आउटपुट करते हैं। ओनली अट्रोसिटी डायरेक्टिव्स कि भाई इंडिया में लो कास्ट को ये किया जा रहा है और हाई कास्ट ये करते हैं, कास्ट 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 कास्ट, दलित ये वो, दलित ये वो, कास्ट कास्ट कास्ट। तो ये दे आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव, दे आर पुशिंग आउट नैरेटिव इन द एकेडमिक सिस्टम कि इंडिया इज अ वेरी ऑपरेसिव सोसाइटी। ठीक है, तो दे आर फंडिंग एनजीओज, दे आर फंडिंग मीडिया हाउसेज, दे आर फंडिंग एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, दे आर फंडिंग यूनिवर्सिटीज। इन किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात कर लीजिए, आपको मिलेंगे ऐसे लोग वहाँ पे जो ये सब काम कर रहे हैं। सो बाय डूइंग दिस दे आर ब्रेन वॉशिंग द पीपल ऑफ इंडिया, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि यंगस्टर्स आर वेरी इंप्रेशनेबल। उनका जो प्रोफेसर कुछ कह रहा है तो दे विल बिलीव द प्रोफेसर। तो इस तरह से पूरे इंडिया में ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं कि the all kinds of narratives कि भाई high castes are evil, Brahmins are evil, Modi is evil, Modi is fascist, RSS BJP are fascist, blah blah blah. Or once it reaches a certain critical mass, you can start a revolution, right? तो Yeah. ये सब चल रहा है, and it is possible कि with the help of potentially some hypothetical opposition parties, they could do something, some kind of protest in India in the next maybe year, 2 years. क्योंकि US doesn't like Modi. Modi has stood up to the US. Modi has refused to cave into American pressure and demands. And Bharat is the only country today that is standing up to the US and refusing to bow down and refusing to. देखिए US क्या चाहता है? US चाहता है कि भाई हम 0% टैरिफ से उनके उनके गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करें भारत के अंदर। अभी क्या कुछ लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% टैरिफ डाले हैं भारत पे, इसके कारण कुछ कुछ हमारी जो कंपनीज है वो दे आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, हमारे बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं भारत में, ऐसा लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इमेजिन अगर हमने डोनाल्ड ट्रम्प के सारे जो 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 सारी शर्तें हैं वो मान ली, 0% टैरिफ डाल दी हमने यूएस पे, वी विल इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम द यूएस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डेयरी, तो हमारी सारी कंपनीज बंद हो जाएगी। हमारी सारी कंपनीज बंद हो जाएगी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो जाएगा, हमारा डेयरी सेक्टर खत्म हो जाएगा।
उसके बाद यूएस कहेगा कि भाई अभी आप हमारे पूरे तरह से वसाल बन गए, अभी हम आपको अभी आप हमें कुछ मिलिट्री बेस दीजिए ताकि हम बना पाए आपके देश में। एंड स्लोली स्लोली फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सिचुएशन आ जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट एंड मोदी हैज रिफ्यूज टू डू दैट। आई एम आई एम वेरी प्राउड ऑफ मोदी कि भाई उन्होंने इतना बड़ा ये पर्सनल रिस्क लिया है, इज स्टैंडिंग अप फॉर द कंट्री। सो द यूएस वांट्स मोदी टू गो, and that's why they're creating all these problems, and they will try something like a color revolution in India also होने वाला है। आपको क्या लगता है, गिवन द सिचुएशन इन नेपाल राइट नाउ, व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? मेरा बस इतना सोचना है कि आप किसी भी यूथ को या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को मोबिलाइज नहीं कर सकते जब तक वो जेन्युइनली परेशान ना हो। उनकी कोई दुखती नस तो दबानी पड़ेगी, और जो दुखती नस इनकी दबती है वो ये है कि हमारे से सब लोग आगे हैं। चाइना हमारे से पता नहीं कितना साल आगे है, इंडिया हमारे से आगे है। सोशल मीडिया पे जो एडिक्शन है उनको, उसमें वो यही दिखते हैं। किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, किसी के पास फरारी है, दुबई में कोई पता नहीं कितने 100 करोड़ के घर में रहता है। तो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट रिजेंटमेंट एंड एंगर एंड हेट्रेड, और इट इज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हर कलर रेवोल्यूशन में ये होता है कि जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं और जो एलीट होता है उनकी पब्लिक बिहेडिंग करी गई थी गिलेटिन से। वेरी सिमिलर, मतलब जिंदा जलाने वाली बातें सुनने में आ रही हैं, इस टाइप की बातें। तो जहां तक मेरी समझ कहती है, मुझे लगता है कि इंडिया शुड इन्वेस्ट हेवीली। उन लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको टूरिज्म चाहिए, उनको चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। उनकी जेनजी अगर अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पा रही, तो द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू फॉर इंडिया अपीयर्स टू मी टू बी मोर डेवलपमेंट, एग्रेसिव डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट दैट वी शुड डू ओवर देयर एंड इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। आपका क्या कहना है इस पे? व्हाट वुड यू डू if you were in that policy making, foreign policy oriented role? How would you counter these forces? जी जी, वेरी वेरी गुड पॉइंट सर। क्या होता है कि वी वुड इट विल बी ग्रेट फॉर नेपाल इफ इंडिया वर टू इन्वेस्ट इन नेपाल, बट व्हेन यू हैव पॉलिटिशियंस इन नेपाल हु आर एंटी इंडिया, दे विल नॉट अलाउ इंडियन इन्वेस्टमेंट। ये कहेंगे कि भाई हमें भारत का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हम यूएस से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, हम कहीं और से लेंगे, भारत से नहीं लेंगे। Right. So what India needs to do is India needs to invest in grassroots leaders in Nepal and elevate them eventually over time to higher positions. देखिए, चाइना यही करता है, यूएस भी यही करता है। चाइना ने वो जो जो क्या बोलते हैं, काठमांडू का जो जो मेयर है बालन शाह, उसमें इन्वेस्ट किया था। अभी उसको यूएस ने ले लिया है। So US has taken over Balan Shah, his loyalty by paying him more. तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस आर लाइक दिस, यू हैव टू पे देम, राइट? देयर आर वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस हु विल डू व्हाटएवर दे डूइंग फॉर द एक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल इन द कंट्री। तो देखिए, अगर हर कोई ये गेम खेलता है तो हम क्यों नहीं खेलते? वी ऑल्सो हैव टू बाय सम पॉलिटिशियंस। लेकिन बाइंग का जो गेम है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि अदर पीपल हैव डीपर पॉकेट्स। हम इतना दे सकते हैं तो यूएस बोलेगा हम वी विल गिव 3 टाइम्स मोर। सो इट्स लाइक अ बिडिंग बाजार, इट्स लाइक आईपीएल ऑक्शन। ये हो रहा है अभी, देखिए। So that's the situation. So India will have to play the game right. We have to find some politicians who we can trust. Maybe we can talk to the king himself. Yeah, if you want to come back to power in Nepal, then we can help you. But you have to have better Nepal relations. And once you have a government in Nepal that is kind of pro better relations for India and Nepal, then Bharat should invest in Nepal. Of course, we should invest in Nepal. अब भाई हमारे ही तो लोग हैं एक्चुअली, बट ये जो प्रॉब्लम पूरा जो है कि नेपाल में इतना बड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, ये हमारी ही उस टाइम की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। Because at that time, in the 1990s, whatever government was in power in India, it looks like they hated Hindus, and they hated the fact that there's a Hindu country north of the Bihar and UP. तो वहां पे रेजिम चेंज करा दिया, और रेजिम चेंज के कारण ये हुआ कि चाइना का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया, बिकॉज दे वर ऑल माओइस्ट्स। सो हमारी ही गवर्नमेंट उस टाइम की जो थी, उसी ने क्रिएट किया है प्रॉब्लम। एंड इफ यू विल सी लास्ट 20-30 ईयर्स में नेपाल में बहुत बड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो गया है, क्योंकि माओइस्ट हेट इंडिया, दे आर प्रो चाइना। तो उन्होंने पूरे पब्लिक को 20-30 साल में ब्रेन वॉश कर दिया कि भारत हमारा दुश्मन है। तो अभी ये सिचुएशन है। सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम इट विल टेक अनदर 10-20-30 ईयर्स परहैप्स। तो हमें इस जब हम या जी, जब हम ऐसे सोचते हैं, जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक कैलकुलस देखते हैं कंट्रीज का, जी, तो सवाल मेरे मन में तो एक ही रह जाता है, अभिजीत जी, इज देयर एनी होप फॉर द यूथ ऑफ नेपाल? वो जो लोग सड़क पर हैं,
मतलब they are तो just pawns in the whole calculus of the chessboard of geopolitics in the world. क्या उनके लिए कोई होप है? देखिए, जब तक नेपाल इज रूल्ड बाय पॉलिटिशियंस हु सर्व फॉरेन पावर्स, होप नहीं है। देखिए, जो जो किंग थे, राजा थे नेपाल के, ही सर्व्ड हिज पीपल। ही ऑल्सो सी 1960s की बात है कि जो राजा त्रिभुवन थे, मिस्टर किंग त्रिभुवन, ही वांटेड नेपाल टू रीजॉइन इंडिया, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, वी डोंट वांट यू, स्टे आउट। तो उसके बाद जो नेपाल की मोनार्की थी वो भी सोचने लगे कि भाई इंडिया डजंट वांट अस, इंडिया डजंट केयर अबाउट अस, लेट्स फाइंड सम कंट्रीज दैट विल हेल्प अस इन सम वे। सो तभी से आई थिंक ये थोड़ा सा ये हो गया। एंड अभी आफ्टर द टेररिस्ट रेवोल्यूशन इन नेपाल, माओइस्ट रेवोल्यूशन इन नेपाल 1990s, तब से सारे करप्ट पॉलिटिशियंस आ गए हैं, एंड दे आर ओनली एनरिचिंग देमसेल्व्स, they are only serving foreign masters and sending their families abroad, bank accounts abroad, और नेपाल का जो पब्लिक है उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सो एज लॉन्ग एज दिस सिचुएशन कंटिन्यूज, नेपाल के लिए देर इज नो होप, देर इज नो फ्यूचर। और जो कॉमन मैन है, जो जेनजी स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, दे विल हैव नो ग्रेट फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स। तो जब तक ये सिचुएशन है, इट विल नॉट थिंग्स विल नॉट चेंज फॉर नेपाल। क्या आपके पास कोई मैसेज है नेपाल के यूथ के लिए जो आप डायरेक्टली बोलना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं यही कहूँगा नेपाल के यूथ को कि इंडिया एंड नेपाल, वी आर द सेम पीपल, वी आर द सेम ब्लड, हमारी वी आर द सेम सिविलाइजेशन, वी हैव द सेम हिस्ट्री गोइंग बैक 10,000 प्लस years, and you must not see India as the enemy. We are not the enemy. The foreign powers who are meddling in your country and who are buying politicians and having the politicians exploit the country and the people and the youth, they are the enemy. अभी भारत और नेपाल के बीच में जो भी रिसेंट टाइम में जो हुआ है, इट वाज ऑल डन बाय पॉलिटिशियंस। ओके, वी एंड when it comes to territorial disputes or whatever, by Nepalese people can come and live in India, so there is no territorial dispute. We can also go and see, we want this relationship to continue. We respect the sovereignty of Nepal. Today it is a separate nation state, we respect that, but we are still the same people. So that is what needs to happen, and the people of Nepal need to fight these politicians who are draining the resources and blood of the country and taking everything out. That's what I would say. We need to remind ourselves all the time that we are the same people, we are brothers and sisters. जी। और अगर मैं कोई चीज इसमें ऐड कर पाऊं तो वो ये होगी कि वायलेंस इज नॉट द आंसर। आपके अगर हम लोग वी आर द सेम पीपल, तो हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं होता, हम तो गिरा देते हैं सरकार व्हेन वी आर नॉट टू हैप्पी विद इट विदाउट ब्लड शेड। हालांकि देयर आर इंस्टेंसेस हियर, तो मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं तो यही ऐड करना चाहूंगा इस चीज में। वो आपकी बात मतलब बिल्कुल ठीक है, बट बस वही है कि अगर डेमोक्रेसी है और आप डेमोक्रेसी चाहते हो तो उसके तरीके हैं और उस तरीके से आप कर दो, मतलब बट द लॉस ऑफ लाइफ एंड द blatant brutal killing of people in the open is an expression of anger, but perhaps not very healthy for the long term for anybody. So that is the only thing that I think I would like to add. But thank you, Abhijit ji. Are there any closing remarks that you would like to add to the whole conversation, to the entire issue? जी, मैं यही कहूँगा कि देखिए, अभी वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ द रेजिम चेंज। अभी भी वायलेंस हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। द सिचुएशन इज स्टिल फ्लूइड। सो इफ माय असेसमेंट इज ट्रू दैट दिस इज अ यूएस मीडिएटेड रेजिम चेंज ऑपरेशन, तो हमें अभी क्या करना है, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कुछ नेक्स्ट फ्यू डेज में नेपाल में क्या सिचुएशन इवॉल्व होता है। हु इज पोजिशन्ड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ नेपाल? इज इट एनजीओ लीडर? इज इट सम मेयर? इज इट सम न्यूज एंकर? उससे मालूम पड़ेगा कि ये कंफर्मेशन है कि नहीं, whether the US is involved or not. And my reading is that the US is 100% involved. Very interesting take. Always it is a pleasure speaking to you because एक नया perspective मिलता है और आप जो भी बताते हैं कुछ भी बड़े clarity के साथ बताते हैं और it is not only convincing, it is also substantiated with logic. But yes, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. We should wait and watch how it evolves, and I will keep on bothering you with more and more questions, more and more probes, and it is always a pleasure to have you on the show. Always grateful that you take out the time for this show. Thank you so much, sir, for having me on the show. It's always a pleasure to speak to you, sir. Thank you, Vijay.